अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, शिवा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ मौजूद हूँ। आपको अंदाज़ा है कि हम ब्लू जोन टीवी पे पर्टिकुलरली बात करते हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं वो क्या हैं, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी और इसकी बेहतरी के लिए किस तरह से हमने काम करना है और किस तरह से हमने अपने क्लाइमेट को बेहतर करने में अपना रोल अदा करना है। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे बिकॉज हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिविजुअल तौर पर हम किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बेहतरी किस तरह से लेके आई जा सकती है। इसमें सबसे अहम बात जो आज हम करेंगे दैट इज़ अबाउट द होम गार्डनिंग, बिकॉज हमें इनिशिएटिव लेना होगा अपने घर से और इसी इनिशिएटिव से हमें आगाज करना पड़ेगा। रादर वी कीप ऑन लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। सो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की तरफ देखने की बजाय आई गेस हमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसको स्टार्ट करना ज़रूरी है हमारे घरों पे। जैसा हम पिछले प्रोग्राम्स में भी जिक्र कर चुके हैं, अगर जगह मौजूद हो तो उस पर होम गार्डन्स क्रिएट कीजिए, नहीं तो अपने रूफ पे रूफटॉप गार्डन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। देन वर्टिकल गार्डन्स की भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जिसका लिंक प्रोग्राम में मौजूद होगा, सो यू कैन हैव अ लुक इफ यू वांट टू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। आज हम जो पर्टिकुलर बात करेंगे दैट इज अबाउट रेज्ड बेड गार्डन्स। कि रेज्ड बेड गार्डन्स जो हैं वो क्या होते हैं। बेड गार्डन्स का जो ट्रेंड है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, पर्टिकुलरली जहाँ पे वेदर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है हॉट वेदर्स के लिए। देन सेकेंड सूटेबिलिटी फॉर द कंट्रीज जो कि ट्रॉपिकल वेदर रखते हैं। एंड देन इंटेंस वेदर बहुत से हमारे यूरोपियन और ईस्ट के ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बहुत शदीद किस्म की ठंड भी आती है। सो जहाँ पे माइनस पे टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी ये आइडियल जा रहे होते हैं बेड गार्डन। सो बेड गार्डन्स जो है वो एक्चुअली है क्या, आज हम इस पे बात करेंगे। आगाज करने से पहले मैं सबसे पहले ये जिक्र करना चाहूँगी कि रेज्ड बेड गार्डन्स का जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है, अगर आप डीप सॉइल रूटिंग नहीं चाहते तो ये सॉइल लेवल से आपके जो ज़मीनी लेवल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर रेज करके बनाया जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेज्ड बेड गार्डन। अब होता ये क्या है कि एग्जैक्टली कुछ एरिया जो होता है उसकी टेरिटरी आप मार्क कर देते हो, इसको स्पेसिफाई नॉर्मली बेड साइज में किया जाता है, अ लिटिल स्मॉलर देन द बेड साइज। नॉर्मल जो इसका साइज चल रहा होता है तो 4 फीट इसकी विड्थ चल रही होती है और इसके साथ साथ जी 6 to 8 फीट की इसकी लेंथ नॉर्मली चल रही होती है। सो ये एक स्टैंडर्ड मेजर जो है वो चल रहा है और इसलिए कि इसको ज़्यादा विड्थ नहीं दी जाती, सो आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो इसके सेंटर पे रह सके और आप अपने पौधों को अच्छी तरह से मैनेज कर सके और उनका जितना भी प्रोसेस है, उनकी जितनी भी वाटरिंग है वो आपके ओवर द हैंड एक्सेस में आए। सो इसके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप अपनी बिल्डिंग को सिक्योर करने के लिए चाह रहे होते हैं कि डीप रूटेड प्लांटेशन नहीं हो, बट एट द सेम टाइम आप प्लांट्स भी चाह रहे होते हो, आप होम गार्डन भी क्रिएट करना चाह रहे होते हो। सो रेज्ड बेड गार्डन्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एशियन बहुत से ममालिक में, जिसमें थाईलैंड, इंडिया, जापान अगेन एशियन में सबसे आगे जा रहे हैं रेज्ड बेड गार्डन्स बनाने के लिए। एंड देन चाइना अगेन ग्रीन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट वेरी वेरी रैपिडली और बड़ा एफिशिएंटली, बड़े सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। ब्राज़ील दुनिया के उन ममालिक में है जिसमें सबसे ज़्यादा रेज्ड बेड गार्डन जो है वो बनाए जा रहे हैं। वो इसलिए कि वो एक ट्रॉपिकल लैंड है और जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है इसकी दैट इज़ वाटर मैनेजमेंट और बेटर सॉइल क्वालिटी। कि बेटर सॉइल जो है वो उसको किस तरह से जो है मेंटेन करना है और वाटर मैनेजमेंट वो किस तरह से, बिकॉज ट्रॉपिकल जितने भी कंट्रीज होते हैं, जैसे हम ब्राज़ील की एग्जांपल दे रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड में मैक्सिमम लिमिट तक रेज्ड बेड गार्डन्स बनाए हैं। वो इसलिए कि बिकॉज वो एग्रेरियन कंट्री भी है और उसके साथ साथ एग्रेरियन होने के साथ साथ ट्रॉपिकल कंट्री भी है। सो उन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जिससे एक्सेस वाटर जो है उसकी ड्रेनेज भी हो जाए, बिकॉज जो रेज्ड बेड गार्डन्स होते हैं वो सॉइल लेवल से थोड़ा सा ऊपर बनाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि इसकी 9 मेजरमेंट जो चल रही होती है, इसके विड्थ 4 फीट चल रही होती है स्टैंडर्ड। आप इसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन टू योर स्पेस एलोकेशन, कि आपके पास कितनी जगह है और कितनी जगह पे आप इसको डिज़ाइन करना चाह रहे हो। सो बेसिकली होता ये है कि ब्राज़ील, क्योंकि वहाँ पे रेनी सीजन ज़्यादा होता है और वहाँ पे रेन्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, सो उनको वाटर मैनेजमेंट के लिए रेज्ड बेड गार्डन्स जो हैं वो सूट करते हैं और वो उसमें वाटर ड्रेनेज जो है वो बहुत आसान हो जाता है। बट ये बहुत बहुत बेहतर है
हॉट क्लाइमेट के लिए भी। पाकिस्तान में क्योंकि हॉट क्लाइमेट होता है और यहाँ पे हमें ज़्यादातर वाटर रिटेंशन का मसला होता है कि हमारे प्लांट्स जो हैं सन रेज की वजह से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं वाटर को, और हमें वाटर रिटेन करने का मसला आ रहा होता है। सो पर्टिकुलरली बताते हैं कि इसको किस तरह से मैनेज करना है और इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो किस तरह से है। एज आई अर्लियर मैंशन कि गार्डन प्लॉट्स जो हैं उनको आपने थोड़ा सा एलिवेटेड रखना होता है फ्रॉम द ग्राउंड एंड दैट इज अबव द सॉइल लेवल। सो आपके जो जितना भी सॉइल मैनेजमेंट है वो आसान हो सके, वाटर मैनेजमेंट जो है वो आसान हो सके, वाटर रिटेंशन जो है वो बेहतर हो सके। इसको बेसिकली बनाया इस तरह से जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट, बिकॉज आपने स्पेस जो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन अपनी जगह के हवाले से करनी होती है कि कितनी जगह है, किस तरह से आपने अपनी स्पेस को एलोकेट किया और उसको ऑप्टिमाइज करके आपने उसको फ्रेम करना होता है। जो नॉर्मली ट्रेडिशनल ट्रेंड चल रहा होता है कि उसकी फ्रेमिंग होती है, नॉर्मली वुड या स्टोन का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है इन अ बैड शेप, सो द थिंग्स कुड बी बेटर और उसको वेल मैनेज किया जा सके सॉइल और उस तरह से। सो उसके बेसिकली बेनिफिट्स ये होते हैं कि इसमें इम्प्रूव्ड ड्रेनेज आपको मिलता है, उसके साथ साथ जी बेटर सॉइल क्वालिटी जो है वो आपको मिलती है, ईजियर एक्सेस फॉर प्लांटिंग वो आपको हो जाती है और मेंटेनेंस आसान होता है रादर देन कि आप उसकी रूट्स और उसके सॉइल और पेस्टिसाइड्स के वजह से जितने भी आपको इश्यूज क्रिएट हो रहे होते हैं उसको मैनेज करना आसान होता है। इसमें सबसे फंडामेंटल जो चीज़ जो हम हमेशा भूल जाते हैं, हमें एक ऐसी जगह ऑप्ट करनी होती है जहाँ पे सन रेज जो है वो नॉर्मली 8 to 10 आवर्स की लाइट मिल रही हो आपके आउटडोर प्लांट्स को। और उसको बहुत की पॉइंट होता है कि जब भी आप अपनी जगह को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, आप अपनी स्पेस एलोकेशन कर रहे हो फॉर द बेड गार्डन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है, आप देखें कि आपका साउथ या नॉर्थ नहीं, आप जो भी जगह चूज कर रहे हो उसमें जो सनरेज है वो ईस्ट टू वेस्ट वाली लोकेशन आप चूज करें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एरिया वी हैव एलोकेटेड फॉर द रेज्ड बेड गार्डन। सो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू कि आपको ईस्ट से वेस्ट की जगह को मैनेज करना होता है कि आपकी जब सूरज रेज कर रहा हो और फिर सनसेट हो रहा हो तो वो मैक्सिमम टाइम जो है वो आपके पौधों को सूरज की रोशनी मुहैया हो रही हो। ये बड़ा अहम एलिमेंट है बिकॉज एट टाइम्स हमारे बड़े चैलेंजेस मिलते हैं कि हमें लग रहा होता है कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो सही तरह से ग्रो नहीं कर रहे और जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली फ्लरिश नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये होती है बेसिकली कि हम जगह को एलोकेट इस तरह से करते हैं कि हमारे सूरज की जो रेज हैं वो प्रॉपर्ली प्लांट को मिल नहीं रही होती है। एट टाइम्स हम नॉर्थ का कोई कॉर्नर जो है उसको चूज कर लेते हैं, एट टाइम्स हमारा साउथ कॉर्नर। सो हमने इसको बहुत जहन में रखना है कि हमने जो भी जगह चुननी है वो बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट लाइट मिल रही हो प्लांट को। सो वो ऐसी जगह आपने एलोकेट करना वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जी जैसा कि आप वुडन फ्रेम जो है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको बिल्ड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड चीज़ आती है डायरेक्शन ऑफ लाइट के बाद, दैट इज़ कि आपने जो मटेरियल सेलेक्ट करना है फॉर द बाउंड्री ऑफ द गार्डन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें नॉर्मली एज आई मैंशन कि उसमें वुड फ्रेम्स जो हैं उनको प्रेफर किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आती है दैट इज स्टोन्स या ब्रिक्स, वो यूज़ की जाती हैं। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज किया जाता है कि केमिकल वाली कोई भी प्रोडक्ट लाइक प्लास्टिक्स एंड इस तरह की कोई भी चीज़ें जो हैं जो प्रोसेस्ड हैं वो यूज़ नहीं करें, बिकॉज हम एनवायरमेंटल बात करते हैं। सो हमारा जितना भी एम्फेसाइज है दैट इज़ ऑन टू कि नेचुरल चीज़ें यूज़ करें और नेचुरल जो लाइट है उसको रिसोर्सेज को कॉम्पैक्ट करके बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं उसकी तरफ जाएं। फिर जो आपने अपनी जो साइट होती है जिसको आपने चूज़ करके बाउंड्री वॉल कर लिया होता है उसको प्रिपेयर करना होता है और उसमें आपने यू रियली हैव टू मेक श्योर कि उसके जो ज़मीन का जो एरिया आपने चूज़ किया है वो किसी भी किस्म की वीड या ग्रास जो है उससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने डिग डाउन करना होता है इतना जगह को जितना आपको यूटिलाइज करना है और जितना आपका बाउंड्री के अंदर आ रहा है, और उसमें फ्यू इंचेस डिगिंग करनी होती है। सो आपके प्लांटेशन की ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस जो है वो बेहतर रहे। फिर जी आपने जब साइज डिसाइड कर लिया, मेजरिंग कर ली, सारी चीज़ें कर ली, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है जी कि आपने उसका बॉटम जो है उसको प्रिपेयर करना होता है कि आप
आप उसको बिकॉज यू आर कंसर्न अबाउट द पेस्ट्स के पेस्ट जो हैं वो आपके क्रॉप को, आपके वेजिटेशन को, आपके फ्लावर्स को डैमेज नहीं करें, तो इसकी वजह से आपको करना ये होता है कि आपने उसके जो बॉटम है उसको प्रिपेयर करना होता है, और उसमें नॉर्मली ये होता है कि हार्डवेयर क्लॉथ है वो यूज़ होता है, फिर एक लैंडस्केप फैब्रिक होता है वो यूज़ होता है, बट बिकॉज हम होम गार्डनिंग की बात कर रहे हैं तो आसान तरीन तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप बेस बना लें कार्डबोर्ड्स की, जो कि हमारे घरों पे कार्टन्स बड़े ज़्यादा आपको मिलते हैं। आप कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो आपके पास कार्टन्स अवेलेबल होते हैं। व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू इज दिस कि आपने उन कॉटन्स को ओपन करके सो बेस लेयर जो बनानी होती है वो होती है नॉर्मली आप कार्डबोर्ड जो है उनके साथ कर सकते हो, और फिर आपने उनको एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर करना होता है। आपने उसको सॉगी भी नहीं करना और आपने उसको ड्राई भी नहीं रहने देना, सो दैट वो आपके पौधों का, आपके सॉइल का मॉइस्चर जो है वो कंज्यूम ना करे। सो आपने उसको इतनी हद तक मॉइस्ट रखना होता है कि वो आपकी एक अच्छी बेस और एक अच्छी प्रोटेक्शन बन जाए फॉर योर प्लांटेशन एंड फॉर योर न्यू गार्डन। नेक्स्ट स्टेप इज दिस कि आपने उसको फिल करना होता है सॉइल के साथ। जब आपने कार्डबोर्ड्स की एक लेयर बेस पे बना ली होती है उसके बाद आपने उसमें सॉइल फिल करना होता है, और सॉइल फिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने बहुत ज़्यादा गौर करना होता है कि कंपोस्ट और सॉइल को मिक्स करके, और ऑर्गेनिक कंपोस्ट को यूज़ कीजिए, फर्टिलाइजर्स नहीं। प्रेफर कीजिए कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है उसको मिक्स किया जाए सॉइल के साथ, और फिर उसकी प्रॉपर लेयरिंग जो है वो की जाए। उसमें ये होता है जी, रेशो जो नॉर्मली रखा जाता है कंपोस्ट का 40% और सॉइल का जो है वो 60%। इस पोर्शन से 60-40 के रेशो के साथ आप इस सॉइल को मिक्स करके फिर उसकी लेयरिंग कर देते हैं। दैट इज़ नॉर्मली जो है वो 8 to 12 इंचेस की आपने लेयरिंग करनी होती है, डिपेंडिंग ऑन टू द प्लांट्स कि आप कौन से प्लांट्स जो है वो ग्रो करना चाह रहे हो। फिर जब आपकी सॉइल लेयर हो जाती है देन यू आर रेडी टू प्लांट द सीड्स, और फिर आप अपनी गार्डनिंग जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर रेज्ड बेड गार्डन्स। सो एग्जैक्टली प्लांट द सीड्स एंड देन आप उनके प्रॉपर वाटर जो है वो कीजिए, और फिर उसकी मेंटेनेंस वो देखना ज़रूरी। उसमें आपको जो बेनिफिट्स आएंगे वो सिंपली ये होते हैं कि जी उसमें इम्प्रूव्ड ड्रेनेज मिल जाता है, जैसा कि हमने आगाज़ में भी इस चीज़ का जिक्र किया था। फिर उसके बाद जो है आपको बेटर सॉइल मिल जाती है, फिर मेंटेनेंस आसान होता है, आपकी एक्सेस होती है, आप अपने प्लांट्स को प्रॉपर अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। हॉट क्लाइमेट में हम कौन से पौधे लगा सकते हैं, जैसे हम सीड्स की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्लांट्स जो चूज़ कर रहे हो अपने बेड गार्डन्स के लिए वो बड़ा वाइजली चूज़ कीजिए। उसमें नॉर्मली जो बड़े अच्छे तरह से फ्लरिश करते हैं, टोमेटोज आर ऑलवेज हैप्पी प्लांट्स फॉर द हॉट वेदर्स। सो एंड थ्रू द ईयर हमें इसका चाहिए होता है, इसकी ज़रूरत होती है। इसको फल या वेजिटेबल दोनों कैटेगरीज में काउंट किया जाता है। सो फल है या वेजिटेबल है, टोमेटोज जो है ये बेस्ट क्रॉप है आपके बैक गार्डन्स के लिए। उसके बाद जी पेपर्स आप दोनों किस्म की यूज़ कर सकते हैं। जो स्वीट पेपर्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, हॉट पेपर्स भी हमारे रेगुलर यूज़ की चीज़ है। और उसके बाद जो बेल पेपर्स हैं दैट इज़ अगेन ऑन योर चॉइस, बहुत अच्छा फ्लरिश करते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। यू फील रियली हैप्पी टू हैव अ बैक गार्डन दैट योर ओन वेजिटेशन इज़ गोइंग एंड ग्रोइंग वेरी गुड। उसके बाद जी हमारे हॉट वेदर में रहते हुए एग प्लांट्स जो हैं वो बड़ा अच्छा जाते हैं, हर्ब्स एंड डिफरेंट किस्म की वो। फिर जुकीनी और स्क्वैश जो हैं वो भी बहुत अच्छे जाते हैं। यहाँ पे एक मेंशन करना चाहूँगी इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या हम डीप रूटेड, बिकॉज ये सारे प्लांट्स जो हैं वो डीप रूटेड नहीं होते, बट क्या हम डीप रूटेड प्लांट्स जो हैं वो भी कर सकते हैं? जी, उसमें पोटैटो जो है वो बड़ी अहम ऑप्शन है। आप पोटैटो जो है वो कर सकते हैं डीप रूट, बिकॉज आपको ऐसी प्लांटेशन करनी है जो आपकी अच्छी वेजिटेशन भी करे। फ्लावर्स भी आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जिसमें मैरीगोल्ड, जैस्मीन और बहुत से हमारे जो नेटिव प्लांट्स हैं उस फ्लावर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसा हर्ब्स का जिक्र किया तो हर्ब्स में थाइम है, ओरेगनो है, फिर पार्सले है, देन उसमें सिलेंट्रो है, मिंट है, कोरिएंडर है, गार्लिक एंड जिंजर। सो ये इजीली बड़े अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। अब लास्ट मेंटेनेंस इसकी किस तरह से और कितना चैलेंजेस आते हैं इसमें। सो यस, ये एक सॉइल में आप जिस तरह से प्लांटेशन कर रहे होते हो उसकी निस्बत
थोड़ा सा आसान मेंटेनेंस होती है, इसकी सिर्फ इनिशियल कॉस्ट पे आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, जो उसकी बाउंड्री और जो आपने उसकी बेसिक क्लियरिंग की है, और वो भी आप 90% चीज़ें जो है वो अपने डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम आपने बताया कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट पे बाय द वे हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, सो मस्ट वॉच दैट अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो ऑर्गेनिक कंपोस्ट किस तरह से बनाना, दैट इज़ अ होममेड। सो येस, इसमें ये होता है जी रेगुलर वाटरिंग जो है वो आपको करनी पड़ती है, बिकॉज आपको वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रखना होता है। देन मल्चिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मल्चिंग जिन लोगों को जो नए हैं गार्डनिंग में या होम गार्डनिंग में, उनको थोड़ा सा बताती जाऊँ कि मल्चिंग बेसिकली दैट इज़ कि आपने जो सॉइल का टॉप होता है उसको कवर करना होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड मल्चिंग। उसको डिफरेंट किस्म के चीज़ें हैं जिनके साथ कवर किया जाता है। उस पर ड्राई लीव्स भी यूज़ होते हैं, डिफरेंट किस्म की ग्रास यूज़ होती हैं, ट्विग्स यूज़ होती हैं। सो डिफरेंट किस्म की स्ट्रॉ जो है वो आपने यूज़ करनी होती है या कर सकते हैं, वो आपके ऑप्शन में मौजूद होते हैं। उसके अलावा जी बार्क हमारे पास बड़ी फरामारी में मौजूद होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। पाइन बार्क्स जो हैं वो भी बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका बेनिफिट क्या होता है मल्चिंग का बेनिफिट जो होता है जी, ये अपर लेयर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सो जो मॉइस्चर है वो हवा में इवेपोरेट ना हो रहा हो, और उसके साथ साथ जी जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट रखता है, बिकॉज हमारे पास हॉट क्लाइमेट है, तो पौधों को डिहाइड्रेशन और वो हो सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप मल्चिंग करें तो उसमें वो प्रोटेक्ट करता है आपकी सॉइल लेयर को, मॉइस्चर को रिटेन करता है, और उसके साथ साथ जी ये आपके टेम्परेचर को जो है वो भी मॉडरेट रखता है। सो इवेपोरेशन जो है वो कम से कम हो और आपके पौधों को अच्छी तरह से पानी मुहैया हो सके। इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि ये एक मॉर्निंग टेक्निक है, जिसमें बेसिकली जितना भी हम कंपोस्ट ऐड किया होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन को वो बेसिकली हवा में इवेपोरेट नहीं होने दे रहा होता। सो उसको वो मेंटेन रखता है, और उसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारे प्लांट्स जो हैं, हमारे सीड्स जो हैं, उसको वेल कंज्यूम कर सकते हैं, और हमारी जो फसल आती है, हमारे जो पौधे उगते हैं, हमारे जो फल या सब्जियां बनती हैं, वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। फिर उसके बाद जी इंपॉर्टेंट ये होता है सॉइल मैनेजमेंट जो है वो भी आसान होती है। आप उसको रेगुलरली अमेंड कर सकते हो, या फिर सीजनल अमेंड कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हो। जैसे सीजनल फ्रूट्स आते हैं, सीजनल सब्जियां आती हैं, सो आप उसको रोटेट कर सकते हो। सो उसमें ये होता है कि आपकी सॉइल मैनेजमेंट वो बेहतर रहती है, और उसके बाद आपकी जो क्रॉप रोटेशन का बेनिफिट ये होता है कि वो आपकी जो सॉइल डिप्लेशन है उसको वो प्रॉपरली प्रिवेंट कर रहा होता है, और उसके साथ साथ जी पेस्ट रिड्यूस करने में भी मदद कर रहा होता है, बिकॉज एट टाइम्स डिफरेंट टेम्परेचर्स आते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं क्लाइमेट से। सो उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए पेस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करता है, और उसके साथ साथ जी आपकी सॉइल जो है उसको भी प्रिवेंट कर रहा होता है। सो डिफरेंट मॉइस्चर डिफरेंट पौधों को चाहिए होते हैं, सो उस तरह से उसको वो कर रहा होता है। आप अपना पेस्ट कंट्रोल जो है उसको भी रेगुलरली मॉनिटर कीजिए, बिकॉज बहुत से प्लांट्स हैं जिनको डिफरेंट किस्म की डिजीजेज आ जाती हैं, सो उससे किस तरह से प्रिवेंट करना होता है। सो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल मेथड जो है उसको यूज़ कीजिए। जैसा कि हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें बेहतरीन ये होता है कि वो आपका एक नेचुरल पेस्टिसाइड होता है। सो नेचुरल पेस्टिसाइड की वजह से वो आपके पौधों को अच्छा मेंटेन रखता है। उसके प्रिवेंशन जो हम कर सकते हैं, अगर हमारे पौधों को किसी किस्म की डिजीजेस या पेस्ट लग जाए तो उसमें ये होता है जी कंपेनियन प्लांटिंग, जो हमने अभी आपको जिक्र भी किया कि आपने क्रॉप रोटेशन भी हो सकती है, और फिर उसके साथ साथ जी सॉइल मैनेजमेंट, जब आप क्रॉप चेंज करते हो तो फिर उसके साथ आपकी सॉइल जो है वो मेंटेन रह रही होती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट और सीजनल प्लांट्स। सेकेंड थिंग, अगर डिजीज और उससे तो नेचुरल पेस्टिसाइड के लिए अगेन नीम का ऑयल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको आपने करना ये होता है कि वाटर के साथ डाइल्यूट करना होता है, एंड देन उसको स्प्रे करें ओवर योर प्लांट। सो दैट इज अगेन अ नेचुरल पेस्टिसाइड। डू ट्राई कि जितना भी आप ऑर्गेनिक की तरफ रहें, और जितना भी आप जो फर्टिलाइजर्स हैं उनसे हट के रहें। देन गार्लिक स्प्रे जो है दैट इज अगेन वेरी एफिशिएंट एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। उसमें ये होता है कि आपने अपने गार्लिक को ब्लेंड कर लेना होता है ब्लेंडर के साथ विद वाटर, और फिर उसको ड्रेन करके उसका जो वाटर है उसको स्प्रे कीजिए, एंड बाय दैट स्प्रिंकलिंग योर प्लांट्स कुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड द मैक्सिमम डिजीजेस विच इज पॉसिबल. So this is all for today. I hope it has been helpful for you all.
सो आपको किसी भी किस्म के क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज जो कि आपको रेज्ड बेड गार्डन्स के बारे में कोई भी क्वेश्चंस या कोई चीज़, सो हमें ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या अपनी इंफॉर्मेशन विच यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस बाय दिस, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके हो, सो वी विल बी ग्लैड टू आंसर यू। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, स्टे हैप्पी एंड ट्राई टू स्विच योर लाइफ टू ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।